मिडिल ईस्ट के मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। रीजन के कई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सीरियन सिविल वॉर, यमनी सिविल वॉर और इराक की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनमें दो कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बार बार सामने आता है, ईरान और सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर एनालिसिस कहते हैं कि ये राइवलरी असल में मिडिल ईस्ट की कोल्ड वॉर है, जहाँ तेहरान और रियाद डायरेक्टली नहीं बल्कि अक्सर इनडायरेक्टली ऑपोजिट साइड्स पर खड़े नजर आते हैं। अक्सर लोग इस राइवलरी को सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी का इशू समझते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस कहानी में रिलीजन भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटिक्स भी है और सबसे इंपॉर्टेंट पावर का फैक्टर भी है इसमें, पावर कंपटीशन भी है इसमें। और इसी कंपटीशन ने पिछले कई डेकेड्स में पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप किया हुआ है। ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी को समझने के लिए हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। इस्लाम की हिस्ट्री में 7th सेंचुरी से लीडरशिप के इशू पर सुन्नी और शिया डिवाइड एग्जिस्ट करते हैं। ये डिवाइड इनिशियली पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्प्यूट था, जो ग्रेजुअली थियोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। ईरान हिस्टोरिकली शिया मेजॉरिटी कंट्री बन गया जब 16th सेंचुरी में सफाविद एम्पायर ने शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया। इस डिसीजन का पर्पस ऑटोमन एम्पायर से अपनी आइडेंटिटी को अलग दिखाना भी था। सऊदी अरेबिया की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हुई। सऊदी स्टेट का फाउंडेशन 18th सेंचुरी में अल सऊद फैमिली और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के अलायंस से बना। वहाबिज्म एक कंजर्वेटिव सुन्नी इंटरप्रिटेशन है जो सऊदी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्लोजली लिंक्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा एनिमीज नहीं थे। 1960s और 1970s में दोनों कंट्रीज एक्चुअली अलाइज थे। दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज पार्टनर्स थे और पर्शियन गल्फ रीजन में सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते थे। खैर, टर्निंग पॉइंट 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन ने ईरान की मोनार्की को खत्म कर दिया और एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी स्टेट क्रिएट की। ईरान ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो मुस्लिम वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी इस्लामिक मूवमेंट्स को इंस्पायर करना चाहता है। सऊदी मोनार्की के लिए ये डेवलपमेंट जो थी वो डेंजरस थी। सऊदी लीडरशिप को फियर हुआ कि अगर ईरानियन रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो है वो गल्फ रीजन में स्प्रेड हुई तो मोनार्की सिस्टम्स को चैलेंज हो सकते हैं। इसी मूवमेंट से ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो थे वो ग्रेजुअली राइवलरी में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड। देखो, जब लोग ईरान और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन जो है वो सुन्नी वर्सेस शिया होती है। ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सच में नहीं है, लेकिन कुछ ट्रुथ है इसमें। ईरान दुनिया के सबसे पावरफुल शिया मेजॉरिटी स्टेट है, जबकि सऊदी अरेबिया सुन्नी इस्लाम की एक इन्फ्लुएंशियल वर्जन वहाबिज्म का सेंटर है। रिलीजियस आइडेंटिटी दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल नैरेटिव्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। ईरान अपने आप को शिया कम्युनिटीज का प्रोटेक्टर के तौर पर प्रेजेंट करता है। सऊदी अरेबिया अपने आप को सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का मेजर लीडर समझती है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ रिलीजन से ये राइवलरी एक्सप्लेन नहीं होती। अब कुछ रिसर्च स्टडीज और पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो रिपीटेडली हाईलाइट करते हैं कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट का मेन ड्राइवर जो है वो रीजनल पावर कंपटीशन है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ऑयल रिच रीजन है। पर्शियन गल्फ ट्रेड रूट्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों चाहते हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स में उनके इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट हो। इसी कंपटीशन की वजह से दोनों कंट्रीज अलग अलग अलायंसेस बिल्ड करती हैं। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, सीरिया के गवर्नमेंट और यमन के हूथी मूवमेंट के साथ रिलेशन मेंटेन करता है। सऊदी अरेबिया दूसरी साइड पर गल्फ मोनार्कीज और वेस्टर्न अलायंस के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। United States and Saudi Arabia are finalizing a groundbreaking deal for F-35 fighter jets and advanced AI chips. रिलीजन कभी कभी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल भी बन जाते हैं। लीडर्स अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को मोटिवेट करने के लिए सेक्टेरियन लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान सऊदी राइवलरी एक मिक्सचर है, रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रीजनल पावर कंपटीशन। अगर किसी को समझना हो कि ईरान और सऊदी राइवलरी रियल वर्ल्ड में कैसे ऑपरेट करती है तो मिडिल ईस्ट के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है। आप वो देखो, आपको समझ आ जाएगी। सबसे क्लियर एग्जांपल यमन वॉर है। 2015 में यमन सिविल वॉर में सऊदी लीड कोalition यमनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, जबकि ईरान पर एक्यूजेशंस हैं कि वो हूथी रेबल्स को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। इसी तरह सीरिया सिविल वॉर में ईरान ने बशर अल असद गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जबकि सऊदी अरेबिया ने अपोजिशन ग्रुप्स को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेबनान की है। लेबनान भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हिजबुल्लाह नाम का पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप ईरान के क्लोज अलाई के तौर पर देखा जाता है। सऊदी अरेबिया जो है वो हिस्टोरिकली लेबनीज पॉलिटिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है जो ईरानियन इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहते हैं। इराक की पॉलिटिक्स भी इस राइवलरी से अफेक्ट हुई है। 2003 के बाद इराक में शिया पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ, जिससे सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट की। एनालिसिस कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के वीक स्टेट्स
अक्सर ईरान सऊदी कंपटीशन के बैटलफील्ड बन जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली ईरान और सऊदी अरेबिया के आर्मीज के बीच वॉर नहीं होते, इसलिए एक्सपर्ट्स इन्हें प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जहां रीजनल पावर्स इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और अलायंस के थ्रू compete करती हैं। खैर बहुत बोल लिया मैंने। अगर इन सारे फैक्ट्स को एक साथ देखा जाए तो एक क्लियर पैटर्न समझ आता है। ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी किसी एक रीजन की वजह से पैदा नहीं हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो सालों से एक साथ काम करते आए हैं। इसके पीछे सबसे पहला हिस्टोरिकल सुन्नी शिया डिवाइड का एलिमेंट है जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक पुरानी सेक्टेरियन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने रीजनल पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया, जहां ईरान ने अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी इस्लामिक स्टेट के तौर पर प्रेजेंट किया। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में रीजनल पावर कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है। दोनों कंट्रीज ऑयल रिच गल्फ रीजन में अपना इन्फ्लुएंस और लीडरशिप इस्टेब्लिश करना चाहती रही हैं। अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और कभी कभी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी कंपटीशन का पार्ट बन गए। रिलीजन इस राइवलरी को इमोशनल और आइडियोलॉजिकल डायमेंशन जरूर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जियोपॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रैक्टिकल इंजन समझा जाता है। दोनों स्टेट्स अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रीजनल लीडरशिप के लिए कम्पीट करती रही हैं। इसी राइवलरी ने सीरिया, यमन और इराक जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी नजर आई हैं। 2023 में चाइना की मेडिएशन के थ्रू ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो रिस्टोर करने का एग्रीमेंट भी साइन किया था। इस स्टेप को रीजनल टेंशंस को कम करने की एक इंपॉर्टेंट कोशिश के तौर पर देखा गया। मैं बोल नहीं पा रहा, मैं ज़बान लड़खड़ा रही है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी सिर्फ दो कंट्रीज का इशू नहीं है। ये राइवलरी पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल मैप को शेप करती रही है। हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में किसी न किसी लेवल पर तेहरान और रियाद का इन्फ्लुएंस डिस्कस होता है। कभी रिलीजन हेडलाइंस में होता है, कभी ऑयल पॉलिटिक्स, कभी रीजनल अलायंसेस। लेकिन डीपर लेवल पर ये स्टोरी पावर की है, इन्फ्लुएंस की है और उस कंपटीशन की है जो डेकेड से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रही है। इसी वजह से जब कोई एनालिसिस मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के बारे में बात करता है तो एक क्वेश्चन हमेशा सामने आता है, क्या ईरान और सऊदी अरेबिया कभी परमानेंटली कॉरपोरेशन की तरफ जा सकते हैं, या फिर ये राइवलरी रीजन की पॉलिटिक्स का परमानेंट फीचर बन चुकी है। हिस्ट्री अब तक ये सजेस्ट करती है कि ये रिलेशनशिप सिंपल फ्रेंडशिप या सिंपल हॉस्टिलिटी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ऐसी राइवलरी जो कभी टेंशन, कभी डिप्लोमेसी और कभी कंपटीशन के बीच कंसिस्टेंटली शिफ्ट होती जा रही है। मैंने पता नहीं क्या बोले भाई।